जय हिंद जय भारत बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन। अभिषेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? गीता पाल, जुनैद खान, पल्लव, सरोज वर्मा, कैसे हैं आप सभी? क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैराथन में 1000 व्यूज़ आए हैं। भाई ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है, आप लोगों की वजह से ही हो पाया। आप लोगों ने इतना शेयर करा कि हम पहली बार एक ही दिन में 1000 व्यूज़ तक पहुँचे हैं। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जुनैद खान, मैं आपका नाम पहले ही ले चुका हूँ। हो सकता है पहले शुरू में कट जाता है, शुरू में जब वीडियो स्टार्टिंग होती है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? गीता पाल, उमेश यादव, मृत्युंजय कुमार, जुनैद खान। आंसर सभी का आ गया हाइड्रोजन। भाई जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति जो तेल होता है, तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है कि वो वनस्पति घी बन जाता है? देखो, जो वनस्पति तेल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी इसमें दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, यानी जो असंतृप्त वसा होती है, वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। जैसे वनस्पति तेल क्या है? असंतृप्त है, ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो अगर मैं वनस्पति तेल का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊंगा और यहां से फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूंगा आर। आर कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको वनस्पति घी बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें क्या में कौन सी गैस मिलानी पड़ेगी? हाइड्रोजन गैस मिलानी पड़ेगी और निकल और पैलेडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निकल और पैलेडियम, ये निकल और पैलेडियम क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। ये रिएक्शन के जो रेट होता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है, उसको फास्ट करने का काम करता है निकल और पैलेडियम। तो क्या बनता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मिलाई थी तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाती है। अब देख रहे हो आप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है? सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और ये वनस्पति तेल क्या बन जाता है? वनस्पति घी है। ये वनस्पति घी। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और एनिमल फैट भी क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जुनैद खान कह रहे हैं सर आपकी पढ़ाई से सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। भाई बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वातावरण में कौन सी परत में ओजोनोस्फेयर भी कहलाता है? वातावरण में कौन सी परत ओजोनोस्फेयर कहलाती है? वातावरण की 5 परतें होती हैं। जिस परत में ओजोन लेयर होगी वही ओजोनोस्फेयर कहलाएगी। ओजोन लेयर किस में होती है? समताप मंडल में। तो समताप मंडल को हम ओजोनोस्फेयर भी कह सकते हैं। ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ऑप्शन होगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर। आज कुछ अंधेरा सा लग रहा है, 1 सेकेंड। अब ठीक है? भाई इसमें डस्टर नहीं है क्या? डस्टर। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? देखो होता क्या है कि जो ताजमहल था पहले उसके आसपास फैक्ट्रियां थी। फैक्ट्रियों से क्या निकलता था? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी और वो ताजमहल को दिन पे दिन पीला कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जितनी भी ताजमहल के पास फैक्ट्रियां हैं उन सबको वहां से शिफ्ट किया जाए। लेकिन एटमॉस्फेयर में थोड़ी तो अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड है, इस वजह से ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है, देखो जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स यानी चुंबकीय वस्तु, वो कौन सी वस्तुएं होती हैं जो चुंबक से सदैव आकर्षित करती हैं? जैसे चुंबक है, अगर मैं लोहे को इसके पास ले जाऊं तो लोहा क्या करेगा? चुंबक से चिपक जाएगा। तो लोहा क्या है? चुंबकीय वस्तु है। ऐसी बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन को मैग्नेट के पास ले जाऊं तो जो ऑक्सीजन होती है ये भी मैग्नेट की तरफ आकर्षित करती है, इसलिए इसको हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं। बाद में खैर बात करेंगे। तो ऐसी वस्तु जो चुंबक की ओर सदैव आकर्षित करती है उन्हें कहते हैं चुंबकीय वस्तु। ऑप्शन होगा ए। ये कट रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो
आप समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो जो आपका जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनते हैं कुछ इधर। तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज किसी कागज या पेपर में नहीं बनती। कागज या पेपर को बोला जाता है स्क्रीन। कागज या पेपर को बोला जाता है स्क्रीन। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो सामने स्क्रीन लगी होती है, तो कागज पेपर तो खैर एक ही बात हो गई, कागज कपड़े को बोला जाता है स्क्रीन। तो जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनते हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, वास्तविक। जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनते वो हमेशा आभासी होते हैं। वो क्या होता है? हमेशा आभासी होते हैं। जैसे यहां पर ये व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा था तो इसकी इमेज मिरर के पीछे बन रही थी, तो किसी कागज या पेपर के ऊपर नहीं बन रही इसकी इमेज, तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? आभासी होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपने कभी धूप में कागज को जलाया होगा, जलाते हो कागज को धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या करते हो आप? सूरज की तरफ आप क्या करते हो? उत्तल दर्पण। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या, कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ये मछली सी लग रही है लेकिन ये उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है ये। तो नीचे आप पेपर रखते हो तो आप देखते हो जो सूरज का जो प्रतिबिंब है, जो सूरज की जो इमेज है वो पेपर पर बन जाती है, यानी स्क्रीन पर इमेज बन जाती है। तो जो ये प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है? वास्तविक होता है। ये वास्तविक होता है, ये रियल इमेज होती है। जैसे सिनेमा हॉल में अगर आप मूवी देखने जाते हो, जो स्क्रीन पर इमेज होती है वो कौन सी इमेज प्रतिबिंब होता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण बनाता है प्रतिबिंब, वो दर्पण के पीछे बनाता है। आप इस प्रतिबिंब को छू नहीं सकते। देखो खास बात क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब को आप छू नहीं सकते। जब सपने होते हैं हमारे आभासी, क्या आप सपनों को कभी छू सकते हो? नहीं। तो आप इस प्रतिबिंब को छू नहीं सकते, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जितनी भी वास्तविक वस्तुएं होते हैं उनको आप छू सकते हो। जैसे बोर्ड ये वास्तविक है, मैं इसको छू सकता हूं। ये प्रतिबिंब वास्तविक है, मैं इसको टच कर सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन होगा इसका बी, आभासी यानी वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण है? अगर आप डी ऑप्शन को पढ़ोगे, ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण, ब्लोटिंग पेपर में स्याही का ऊपर उठना कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा रखा है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी वाष्पीकरण करता है? देखो, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उसमें स्टोमेटा होता है।
तो होता क्या है, सूर्य की प्रेजेंस में, सनलाइट में क्या होता है, ये पानी ना धीरे धीरे वाष्पीकृत करता रहता है, पत्तियों से पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत करता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपीरेशन, वाष्प उत्सर्जन। जब पत्तियों से पानी वाष्प बने, पत्तियों के अंदर का पानी जब वाष्प बने, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वैसे ए की जगह एन आना चाहिए था, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? भाई विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्यासा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी होती है उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मक। तो इनमें से कौन है? अगर आप लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम को देखोगे, ये सारे के सारे धातु हैं, तो धातु के पास तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा होता है। फ्लोरीन अधातु है, जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के प्यासे होते हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, कमी खलती है, किसको खलती है? फ्लोरीन को खलती है, फ्लोरीन को। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिप्रतिक्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु की जगह लेता है? भाई कोई धातु है ए, ये अधिक क्रियाशील धातु है, किससे? ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? बी धातु से। और ये बी धातु एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कम क्रियाशील है, ए के मुकाबले क्या है, ये कम क्रियाशील है। अगर आप ए और बी एक्स को मिलाओगे तो क्या करेगा, ये जो अधिक क्रियाशील धातु होगा ये कम क्रियाशील धातु की जगह ले लेगा, यानी ये बी को धक्का मार के एक्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स और बी बेचारा अकेला रह जाएगा। इस रिएक्शन को कहता हूं विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देख लो ए बी का विस्थापन कर रहा है, ए बी का विस्थापन कर रहा है, यानी ए बी को हटा रहा है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाती है, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम्राट सचिन, स्वागत है आपका, राधे राधे, गुड इवनिंग। जो कोण होता है उसको रेडियन से रिलेट करा हुआ है,
जो एंगल होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होते हैं रेडियन। एंगल को हमेशा रेडियन में नापा जाता है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो प्रेशर पास्कल से रिलेट करेगा, ऑप्शन होगा सी। सोनी विनोद, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाजों की ऊंचाई किससे नापी जाती है? भाई जो हवाई जहाजों की ऊंचाई नापने का जो यंत्र होता है, ये हवाई जहाज तो नहीं है, खैर ये होता है हवाई जहाज। ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? तो हवाई जहाजों में एक यंत्र लगा होता है, उस यंत्र का नाम होता है एल्टीमीटर। मीटर का मतलब होता है नापने वाला यंत्र, नापने वाला यंत्र। एल्टी का मतलब होता है हाइट, यानी एल्टीट्यूड। तो नाम से पता लग रहा है एल्टीमीटर एल्टीट्यूड को नापने वाला यंत्र कहलाता है। एल्टीमीटर ये हवाई जहाजों की ऊंचाई नापने का काम करता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। और ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस ने भी पूछे हुए हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे तो दिल्ली पुलिस ने भी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित हो जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? भाई एक होता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। क्या होता है विखंडन का मतलब? टूटना। जब भी कोई एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूटता है, पहली बात तो बहुत मुश्किल होता है ये प्रोसेस, लेकिन जब भी कोई एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूटता है तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना, न्यूक्लियर फिजन। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो बड़े एटम मिलकर एक बड़ा एटम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बड़ा एटम बना लेते हैं। यह प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी तरह हो गया तो इस प्रोसेस में भी पहले वाले से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इस प्रोसेस को कहता हम न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ये होता है मिक्स होना। जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, एक सिंगल एटम बना लेंगे, इस प्रोसेस को कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब ही होता है मिक्स होना। जैसे होता है ना फ्यूजन सॉन्ग, आपने सुना होगा। फ्यूजन सॉन्ग का मतलब होता है जब दो तीन गानों को मिक्स करके एक सिंगल गाना बनाया जाए, उस गाने को कहते हैं फ्यूजन। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है किसमें होता है? एक होता है एटम बम में, और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एटम बम में न्यूक्लियर फिजन होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड।
इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया तो एक एटम 2 में टूटता है, 2 एटम 4 में टूटते हैं, फिर ये 4 एटम 8 में टूटते हैं। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी निकलती रहती है और उस गर्मी को या उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस रिएक्शन को कहता हूं अनकंट्रोल्ड। तो एटम बम में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये बिल्कुल नियंत्रित तरीके से होता है। ये तो ये होता है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं। और दिल्ली पुलिस से याद आया, आपकी अगले संडे दिल्ली पुलिस की मैराथन है जिसमें फिजिक्स के मैं क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, या ऐसा कह लो पूरी साइंस के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अगले संडे। अगले संडे डेट कौन सी है? 8 तारीख, दिन संडे, और टाइम है वही 2 बजे से। तो जितने भाई बहन दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आना ही उस क्लास में साथ में। जो आपके यार दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लेके आना। इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह की होती हैं, बहुत अच्छे से जानते हो आप। तो जो इंफ्रारेड है पहले नंबर पे दे रखा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। जबकि बात करें अल्ट्रासोनिक की, क्या ये विद्युत चुंबकीय नहीं है? जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, ये एक तरह की ध्वनि तरंग है। एक तरह की क्या है? ये ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती, इसलिए अल्ट्रासोनिक भी गलत है, साउंड भी गलत है और कैथोड रे भी गलत है। केवल और केवल पहला आंसर ही ठीक है, ऑप्शन होगा ए। और अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रावायलेट में कंफ्यूज मत हो जाना। जो अल्ट्रासोनिक है एक तरह की ध्वनि तरंग है। अगर हां अल्ट्रावायलेट होता ऑप्शन में, अल्ट्रावायलेट, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती, लेकिन अल्ट्रासोनिक दे रखा है तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वाटर गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वाटर गैस किसका कॉम्बिनेशन है? देखो वाटर गैस है ना, कई सारे बच्चे समझते होंगे इसका पानी से लेना देना है, इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। वाटर गैस होती क्या है? यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में आप हाइड्रोजन मिला दो तो जो ये मिक्सचर होता है वो कहलाता है जल गैस यानी वाटर गैस। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारंगी के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? एक भी बच्चे का आंसर अभी सही नहीं आया। सरोज का केवल आंसर सही है। जो सारंगी की तार होती है इसमें किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अगर मैं तार को छेड़ दूं तो जो तार होगी ये ऊपर नीचे आंदोलित करेगी। जो तार के कण होंगे ये ऊपर नीचे चलेंगे। तो जब भी कण ऊपर नीचे चलते हैं तो वो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव होती है वो, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। जैसे जो पानी की लहर होती है कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से चलती है। इसमें भी क्या होता है, जो पानी के कण होते हैं कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो ये भी अनुप्रस्थ तरंग होती है जो पानी की लहर होती है। तो ऑप्शन होगा बी, ट्रांसवर्स वेव। जिसका वेव्स चैप्टर कमजोर है, वेव चैप्टर की क्लास देखना, सब कुछ कराया हुआ है वेव चैप्टर में। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, बिल्कुल सही है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन होगा बी। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु कहा जाता है जिसके द्वारा हम किसी भी दूसरी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ये शीशा है, शीशा यानी ग्लास है, कांच है, ये पारदर्शी है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम है रोहन, और यहां पर कोई पेड़ है। तो ये व्यक्ति इस कांच के द्वारा पेड़ को बड़ी आराम से स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो मैं कांच को क्या कहूंगा, पारदर्शी कहूंगा, क्योंकि कांच के पार देखा जा सकता है। और जिसके पार देखा नहीं जा सकता उसे कहता हूं अपारदर्शी। अपारदर्शी इंग्लिश में कहता हूं ओपेक। जैसे ये दीवार है, क्या ये दीवार है, ये रोहन है, दीवार के उस ओर क्या है, एक पेड़ है। क्या रोहन इस पेड़ को देख सकता है? नहीं देख सकता, दीवार के आर पार नहीं देख सकता। तो दीवार क्या हो गई, ओपेक हो गई, अपारदर्शी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः डैश के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। केवल गीता पाल का आंसर सही है। देखो, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो होते हैं क्षारीय, यानी वो बेसिक प्रकृति के होते हैं। जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। तो ऑप्शन होगा बी।
निम्न में से कौन सा अग्नि उत्पादक के लिए अनिवार्य है? अगर अग्नि उत्पन्न करना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपको ईंधन की जरूरत पड़ेगी। ईंधन किसकी प्रेजेंस में जलता है? हवा की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है? हवा या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और ईंधन को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गर्मी की जरूरत पड़ेगी या आग की जरूरत पड़ेगी? तो तीनों ही चीजें जरूरी हैं, तो ऑप्शन होगा डी। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप पैमाना नहीं होगा, आंसर होगा रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल होता है इससे नापा जाता है भूकंप कितनी तीव्रता का आया। रिक्टर स्केल। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? दुनिया में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा अगर होती है तो वो हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन के बाद किसकी होती है? पानी की। तो हाइड्रोजन तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में पानी है, तो ऑप्शन में होगा सी। ऑप्शन होगा सी।